हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने डेटा को फैच करना है किसी वेब एपीआई से। और इस बार जो डेटा हम फैच करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस होगा और उन सारी इमेजेस को हम कस्टम टेबल व्यू के अंदर एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा के आपको दिखाएंगे। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। सिमुलेटर के अंदर मैंने डेटा को टेबल व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले करवाया हुआ है। ये डेटा बेसिकली मैंने एक ऐसी वेब एपीआई से फेच किया है जो कि पर्टिकुलर ब्रीड की जो डॉग्स की इमेजेस हैं वो हमें प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड हुई है पर्टिकुलर ब्रीड के अकॉर्डिंगली, और उसको मैंने इस तरीके से जो है फैच करके उसे डिस्प्ले करवाया है टेबल व्यू के अंदर। तो आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे इमेजेस ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती जाएंगी और डिस्प्ले होती जाएंगी इस टेबल व्यू के सेल्स के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर बात करें वेब एपीआई की तो मेरे पास ये वेबसाइट है एक dog.ceo। तो इसके थ्रू हमें जो वेब एपीआई है वो मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पे जो वेब एपीआई हमने यूज़ की है वो की है बाय ब्रीड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं डॉग्स की एक हाउंड नाम की जो ब्रीड है। इस यूआरएल को मैंने यूज़ करके इस जेसन डेटा को बाद में मैंने डिकोड किया है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके का डेटा है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कहीं पे इसको पेस्ट करता हूँ एड्रेस बार के अंदर, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें जो डेटा है ये वाली वेब एपीआई जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इमेजेस की जो यूआरएल है वो हमें एज ए डेटा हमें मिलता है और इसी यूआरएल्स को हम यूज़ करके जो इमेजेस हैं उनको वन बाय वन डाउनलोड करवाते हैं और उन्हें डिस्प्ले करवाते हैं इस टेबल व्यू के सेल्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा मेरा जो है इस वेब एपीआई से रिटर्न हुआ है और कैसे मैंने उसे इफेक्टिव वे के साथ जो है वो डिस्प्ले करवाया है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी हमारी एग्जाम्पल की वर्किंग की। अब मैं इस एग्जाम्पल के रिलेटेड जो एक दो टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप गूगल पे खुद से सर्च करके इन कीवर्ड्स के बारे में या इन टर्म्स के बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला जो टर्म है हमारी यहाँ पे जेसन, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। आप देख सकते हैं तो ये एक काफ़ी लाइट वेट फॉर्मेट है ताकि डेटा को आप वेब सर्वर के ऊपर स्टोर करवा सकते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। कहने का मतलब जब एप्लीकेशन इसका डेटा की रिक्वेस्ट करेगी तो डेटा जो है वो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो फैच होगा। आगे बात करते हैं कोडेबल की। तो आप देख सकते हैं जो डेटा हमें इस वेब एपीआई से मिलता है वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट का है, जेसन फॉर्मेट का है डेटा। और जो डेटा हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर का डेटा है, स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर डेटा है। तो जो कोडेबल है ये कन्वर्जन करता है, चाहे वो जेसन से जेसन से स्विफ्ट स्ट्रक्चर में करनी हो आपने कन्वर्जन, या फिर स्विफ्ट स्ट्रक्चर से आपने जेसन डेटा में कन्वर्जन करनी हो, तो ये कोडेबल काफ़ी हेल्पफुल है। और आगे मैं यहाँ पे एक टिप आपको बताना चाहता हूँ, आप रीड आउट कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो नेम्स आपके यहाँ पे वेब एपीआई के अंदर जो कीज़ के नेम है, जैसे ये मैसेज है और उसके बाद में नीचे जो की का एक और नेम है स्टेटस, तो ये सेम नेम एज इट इज़ आपने
इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो यूज़ करने हैं। तो ये नेम्स मैच होने चाहिए, तभी आपकी कन्वर्जन जो है वो सक्सेसफुली बड़े इजी वे के साथ जो है वो हो पाएगी। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने किसी वेब एपीआई से डेटा को फैच किया है, जहाँ किसी जेसन फाइल से डायरेक्टली डेटा फैच किया है, तो आपको जो मेथड यूज़ करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा यूआरएल सेशन वाला मेथड। तो आगे बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो कंप्लीशन हैंडलर एक ऐसा फंक्शन है जो जो भी फंक्शन इसको कॉल करता है वो ये वाला जो कंप्लीशन हैंडलर वाला फंक्शन है, ये कॉलिंग फंक्शन को फीडबैक देता है। कहने का मतलब हम कंप्लीशन हैंडलर को कोई टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं, जब तक कंप्लीशन हैंडलर वो टास्क को प्रोसेस करेगा उतने टाइम में हम कोई और प्रोसेसिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और जब भी कंप्लीशन हैंडलर अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो वो वापस हमारे मेन फंक्शन को जो है फीडबैक देगा कि मैंने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये कॉपी दोबारा से हो गया है मेरे से, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए आगे है स्ट्रक्चर। तो आपको पता ही है स्विफ्ट के अंदर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसकी हेल्प के साथ हम प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं डॉग वेब एपीआई से। तो आपको मैंने दिखा ही दिया है कि ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं dog.ceo। तो इस वेबसाइट से आपको काफ़ी अच्छी जो वेब एपीआई है डॉग्स के रिलेटेड वो मिल जाती हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो इसी की हेल्प के साथ मैंने आज की एग्जांपल जो है वो डेवलप की है। और आगे बड़ा ही यूज़फुल मेथड है प्रिपेयर फॉर रीयूज़। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प के साथ आप करंट रिक्वेस्ट से पहले जो है वो रीसेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम मल्टीपल इमेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं, तो स्क्रॉल करते वक्त जो है हमारी जो इमेजेस हैं वो रिपीट होती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है हमें, क्योंकि हमने सेल्स को रीयूज़ किया होता है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो उसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, ताकि मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो रिपीटेडली जो है वो डिस्प्ले ना हो, तो इसीलिए मैंने ये मेथड जो है इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया है। और बड़े अच्छे वे के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने इसको यूज़ करना है और कैसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है, और इस मेथड को यूज़ करने से वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो थी एग्जांपल जिसमें आपको वर्किंग मैंने बताई। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली इस एप्लीकेशन को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस एग्जांपल को स्टॉप करते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूं, क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम शुरू करेंगे। तो एक्स कोड के अंदर फाइल के थ्रू मैं नया प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, फैच डेटा फ्रॉम जेसन कस्टम टेबल व्यू। और इस तरीके से मैं एक नेम इस एप्लीकेशन का रख रहा हूँ अपने अकॉर्डिंगली। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो करेंगे हम स्विफ्ट। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। मैं एक फ़ोल्डर इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, और इसके अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं, तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो यहाँ पे है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इसी एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो लैपटॉप है मेरे पास ये है मैकबुक एयर।
तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का जो रिस्पॉन्स हो वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है आज की एग्जांपल का, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक टेबल व्यू यूआई एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इस टेबल व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं, तो मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता हूँ। 4 साइड्स पे 0 0 आपने टाइप करना है और इन चारों कंस्ट्रेंट्स को आपने ऐड करना है इस टेबल व्यू के ऊपर। अब आपने इस टेबल व्यू की एक प्रॉपर्टी है, वो है प्रोटोटाइप सेल, इसको आपने करना है 1। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 300। और इसी वे के साथ आपने टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करना है और इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने लिखनी है 300। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब मेन एप्लीकेशन में आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो उसमें हमने हर एक सेल के अंदर जो इमेज है उसको डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू यूआई एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टोरी बोर्ड के अंदर, इस टेबल व्यू के सेल के अंदर। और इसका जो साइज़ है, विड्थ आपने रखनी है 375 और इसकी जो हाइट है वो आपने करनी है 270। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इमेज व्यू का साइज जो है वो मेंशन कर दिया है। अब हमने इस टेबल व्यू का इसको सिलेक्ट करके इसका जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो दोनों ही कॉन्फ़िगर करने हैं। तो टेबल व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर इसी वे के साथ कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ से डेलीगेट। तो मैंने डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब मैंने इस इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है और इस टेबल व्यू का आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो इन दोनों को क्रिएट करने से पहले एक मैं कस्टम टेबल व्यू सेल की जो क्लास है वो यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल, ये होगी कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो सुपर क्लास होनी चाहिए वो नीचे आप देख सकते हैं, यूआई टेबल व्यू सेल क्लास, और जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से माई टेबल व्यू सेल क्लास जो है वो टाइप कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कस्टम यूआई टेबल व्यू सेल की जो क्लास है वो क्रिएट कर दी है। अब हमें इसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो बाइंड करना पड़ेगा। तो बाइंड करने के लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो क्लास क्रिएट की है उसका नेम लिखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा नेम लिखेंगे एक्सकोड ऑटोमेटिकली पूरा नेम जो है वो फैच कर लेगा। आपने सिंपली चेक करके प्रॉपरली एंटर प्रेस करना है। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं नेम। बस जब कोडिंग के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको सेम नेम जो यहाँ पे लिया होगा वही नेम कोडिंग के अंदर जो है वो लिखना पड़ेगा। तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे लिया है सेल। और अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। अब हमने इस टेबल व्यू का और इस इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, जो कि है असिस्टेंट एडिटर। तो माउस की हेल्प के साथ आपने यहाँ पे क्लिक करना है। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। और सबसे पहले यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो इसके अंदर आपने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे आईबी आउटलेट का आप नेम जो है वो कोई भी ले सकते हैं।
तो मैंने इस तरीके से माई टेबल व्यू एक नेम जो है वो इसको असाइन कर दिया है। अब हमने इस ऑटोमेटिक के थ्रू यहाँ पे मैनुअल को सिलेक्ट करते हुए अपनी माई टेबल व्यू सेल क्लास को ओपन करना है, और इसमें आपने इमेज को सिलेक्ट करना है। सेल के अंदर जो इमेज व्यू है इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे आप नेम कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई इमेज व्यू, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोनों आईबी आउटलेट्स मेरे जो है वो बन चुके हैं। फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ और एक बार इसे सेव कर देते हैं। नीचे भी हर एक फाइल को मैं सेव करवा देता हूँ ताकि कोडिंग के अंदर जो आईबी आउटलेट्स की जो रेफरेंसेस हैं वो मेरी जो है वो निकल के आए, रिफ्लेक्ट हो पाए। अब हमारा मेन काम है कि आप देख सकते हैं इस तरीके से जो वेब एपीआई है उसने हमें डेटा प्रोवाइड करना है, और इस डेटा को हमें स्ट्रक्चर के फॉर्मेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ये स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ यहाँ पे डॉग डेटा, इसे क्रिएट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ डॉग डेटा नाम की, और यहाँ पे कोडेबल प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने कन्वर्जन करनी है जेसन से स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले है मैसेज, ये किस टाइप का डेटा होगा, इसमें स्ट्रिंग टाइप का एक एरे की फॉर्म के अंदर जो है वो डेटा होगा, और यहाँ पे होगा स्टेटस, और ये भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। तो आप देख सकते हैं जो मैसेज है उसमें हमारे पास मल्टीपल लिंक्स हैं इमेजेस के, तो ये तो हम एरे के रूप में जो है वो स्टोर करवा सकते हैं स्ट्रक्चर में। और जो मेरे पास यहाँ पे स्टेटस निकल के आएगा वो सिंगल वैल्यू है, तो इसलिए मैंने उसके लिए एरे जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की। तो चलिए अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है, इस व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। अब हम यहाँ पे जो कोडिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दो टेम्परेरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं डॉग ऑल डेटा, और किस टाइप का होगा ये, डॉग डेटा टाइप का। तो डॉग डेटा, और इसे हम ऑप्शनल इस तरीके से जो है वो डिक्लेयर करेंगे। अब हमने एक और लेना है यहाँ पे एक एरे क्रिएट करनी है डॉग इमेज ऑल लिंक्स, और इसको किस टाइप की एरे होगी, ये स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी। अभी के लिए से हम ब्लैंक एरे जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए अब हमने जो अपनी वेब एपीआई है उससे डेटा को फैच करना है। तो डेटा को फैच करने के लिए यहाँ पे इस पहले कमेंट लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन है वो क्रिएट करते हैं, और नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ फैच डेटा नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो पहले भी इस फंक्शन के बारे में मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें बता चुका हूँ। वैसे आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको काफ़ी कुछ डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट URL इक्वल टू URL, और अब आपने इसके अंदर जो वेब एपीआई का URL है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस URL को, जो कि वेब एपीआई का URL है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक्सकोड के अंदर यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करनी है URL सेशन के थ्रू, डेटा टास्क। और चलिए यहाँ पे अब हम सॉरी यहाँ पे शेयर्ड भी हमने यूज़ करना था, शेयर्ड डॉट डेटा टास्क, और ये वाला आपने कंप्लीशन हैंडलर के साथ इसको यूज़ करना है, और एंटर प्रेस करेंगे और विद में हम पास करेंगे इसको URL, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन, और कंप्लीशन हैंडलर के अंदर इस तरीके से हम तीन तरीके का डेटा जो है वो हमें मिलेगा, एक डेटा, एक रिस्पॉन्स, और यहाँ पे एरर। चलिए यहाँ पे लगाते हैं इन, और जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर बंद हो रहा है राउंड ब्रैकेट्स के बाद आपने यहाँ पे लिखना है टास्क डॉट रिज्यूम।
इस तरीके से। और इस इनके बाद आपने अब कोडिंग करनी है। सबसे पहले गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है ताकि जो डेटा हमें रिसीव हुआ है उसका जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे चेक हो पाए, और एरर को हमने देखना है वो नील हो। अगर दोनों फुलफिल होती हैं तो आगे प्रोसेसिंग होगी, नहीं तो एल्स के अंदर हमारी जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी, और हम यहाँ पे एक एरर मैसेज का जो मैसेज है एरर का, वो हम आउटपुट विंडो के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे और इसको रिटर्न करेंगे। और अगर गार्ड स्टेटमेंट सक्सेसफुली रन होती है तो हम फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, डॉग ऑब्जेक्ट। किस टाइप का होगा? डॉग डेटा टाइप का होगा, ऑप्शनल होगा। अब हमने डू स्टेटमेंट यूज़ करनी है यहाँ पे, और इस डू ब्लॉक के अंदर कोई अगर एरर अकर होती है तो यहाँ पे हम कैच ब्लॉक में उस एरर को जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर वाइल डिकोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर, और इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू हम यहाँ पे एरर को जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। और अब हमने डू ब्लॉक के अंदर जो है वो डिकोडिंग करनी है ताकि जेसन डेटा को हम अपनी स्विफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉग ऑब्जेक्ट इक्वल टू ट्राई जेसन डिकोडर डॉट डिकोड, और टाइप में लिखेंगे डॉग डेटा डॉट सेल्फ, और फ्रॉम में लिखेंगे डेटा। और अब हमने यहाँ पे आप चाहें तो प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं डॉग ऑब्जेक्ट को आउटपुट विंडो के अंदर, मगर इसे रहने देते हैं। और आगे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अब सेल्फ डॉट डॉग ऑल डेटा, जो हमारा यहाँ पे टेम्परेरी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसमें अब हम डेटा डालेंगे। कहाँ से डालेंगे? डॉग ऑब्जेक्ट में से डालेंगे। यहाँ पे जो डिकोडेड होके डेटा आया है उसको हम असाइन करेंगे डॉग ऑल डेटा को। अब हमने एरे को भी डेटा असाइन करना है, डॉग इमेजेस ऑल लिंक्स इक्वल टू सेल्फ डॉट डॉग ऑल डेटा एक्सक्लेमेशन साइन, और यहाँ पे मैसेज। चलिए, यहाँ तक हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट जो कोड लिखना है वो लिखना है इमेज को डाउनलोड करवाना है हमने लिंक्स से। तो लिंक्स जो है वो हमारे इस एरे के अंदर जो है वो आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे लिंक्स हैं। अगर मैं कोई एक लिंक आपको कॉपी करके यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इसके अंदर बेसिकली डॉग के रिलेटेड जो इमेज है वो है। तो इन इमेजेस को हमने डाउनलोड करना है वन बाय वन। तो डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करूँगा, यूआई इमेज व्यू को जो हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। एक उसका एक यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन डाउनलोड इमेज फ्रॉम यूआरएल, और यूआरएल इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पे लिखना है कंटेंट मोड इक्वल टू डॉट स्केल टू फिल। पहले इसकी कंटेंट मोड जो प्रॉपर्टी है उसको सेट करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखना है डेटा टास्क इज इक्वल टू यूआरएल सेशन शेयर्ड डॉट डेटा टास्क, और इसको पास करेंगे यूआरएल। कंप्लीशन हैंडलर में फिर हमें 3 तरीके का जो डेटा है वो मिलेगा, डेटा रिस्पॉन्स एरर इन, और लास्ट में हमने यहाँ पे लिखना है डेटा टास्क डॉट रिज्यूम। और यहाँ पे हम अब कोडिंग करेंगे, फिर से गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, http url response equal to response as http url रिस्पॉन्स का जो कोड है वो चेक करेंगे, वो 200 के इक्वल जो है वो होना चाहिए। स्टेटस कोड यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस कोड, ये इक्वल होना चाहिए 200 के, इस तरीके से। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे http url response एज ए http url response, और इसको देख लेते हैं क्या यहाँ पे दिखाता है ये यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड टाइप।
और यहाँ पे अनडिक्लेयर टाइप जो है वो दिखा रहा है। तो रेस्पॉन्स यहाँ पे स्पेलिंग में हमारी जो है वो मिस्टेक थी। और कोमा के बाद अब हम देखेंगे MIME टाइप जो है वो उसकी इमेज होनी चाहिए, तो वो गार्ड स्टेटमेंट में ही हम चेक करवा लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी प्रोसेसिंग जो है वो यहीं पे रुक जाए। और MIME टाइप के अंदर जो नेम होना चाहिए, प्रीफिक्स होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है इमेज, इस तरीके से। फिर से कोमा और नेक्स्ट यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे डेटा इक्वल टू डेटा और एरर इक्वल टू नील। और अब हम इमेज को असाइन करेंगे इस ऑब्जेक्ट को UI इमेज के थ्रू। और डाटा कहाँ से आएगा, डेटा में से आएगा। और अब हम यहाँ पे एल्स यूज़ करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ऊपर वैलिडेशन के यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है वैलिडेशन करने में, तो हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है वो चल पड़ेगी। और अब हमने इमेज को मेन इमेज व्यू यहाँ पे हमने इमेज को सेट करवाना है और मेन थ्रेड में हमें जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट सिंक। और यहाँ पे हम सेट करेंगे सेल्फ इमेज इक्वल टू इमेज। और यहाँ तक हमारा जो ये मेथड है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये फंक्शन हमने इसीलिए क्रिएट किया है क्योंकि हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसे हम एक इमेज का जो URL है वो पास करेंगे और ये ऑटोमेटिकली इमेज को डाउनलोड करवा के हमें जो है वो इमेज के ऊपर लगा के देगा। तो यहाँ तक आप चाहें तो कोडिंग जो है इसकी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है, इस फैच मेथड को हमने इसके अंदर कॉल करना है व्यू डिड लोड के अंदर, ताकि जैसे ही एप्लीकेशन रन हो तो ये जो फैच डेटा नाम का मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए और हमारी जो प्रोसेसिंग है वो चल पड़े। तो अब हमने जो आगे कोड लिखना है वो लिखना है टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो काफ़ी बार टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले UI टेबल व्यू डेलीगेट प्रोटोकॉल और UI डेटा सोर्स, दो प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले टेबल व्यू का फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे डॉग इमेज ऑल लिंक्स वाली जो एरे थी उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ जो रोज हैं वो टेबल व्यू के अंदर जो वो होंगी। आगे एक और टेबल व्यू का फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं पैरामीटर सेल फॉर रो ऐड। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम टेबल व्यू का जो सेल है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा इसके बारे में कोड जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू, उसका DQ रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के थ्रू। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब हमने टेबल व्यू के अंदर सेल को कॉन्फ़िगर किया था तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम लिखा था सेल। तो सेम नेम अब हमने जब इसकी ज़रूरत कोडिंग में पड़ी तो हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम फर्दर करेंगे कोड लेट URL इमेज इक्वल टू URL, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और डेटा कहाँ से आएगा, डॉग इमेज ऑल लिंक्स वाली एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पार्ट डॉट रो। चलिए इस तरीके से अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे लिखना है सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट उसका डाउनलोड इमेज वाला जो फंक्शन है वो कॉल करना है और इसको URL इमेज जो हमने यहाँ पे फैच किया था URL इमेज ये पास करना है ताकि इमेज इस फंक्शन के थ्रू जो है वो डाउनलोड होके इस इमेज के ऊपर जो है, इस इमेज व्यू के ऊपर जो है वो सेट हो पाए इस कोडिंग के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मैंने इसलिए जब भी आपने किसी कंप्लीशन हैंडलर के थ्रू UI एलिमेंट्स के अंदर कोई चेंज करनी हो तो आपको
मेन थ्रेड में जाना पड़ता है। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए आपको इस तरीके से डिस्पैच क्यू को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं हर एक इमेज के जो कॉर्नर्स हैं वो हमने राउंड किए हुए हैं यहाँ पे, ताकि इमेज जो है वो बढ़िया निकल के आए। तो इसको राउंड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कोड लेट सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस इक्वल टू 25 रिटर्न सेल। तो यहाँ तक हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड है ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी कोडिंग भी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। और अब फैच डेटा वाली कोडिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। और अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो उसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जो अपनी काफ़ी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें जो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग है वो करनी पड़ती है इस info.plist के अंदर, मगर इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो HTTP वाला लिंक यूज़ किया है उसके साथ S लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये एक सिक्योर्ड लिंक है। तो जब भी सिक्योर्ड लिंक को हम यूज़ करेंगे तब हमें एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ नहीं किया है। और चलिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है। पहले मैं इस ऐप को बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसे बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसकी आउटपुट जो है वो निकल के आती है। तो एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। सिमुलेटर के अंदर भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसका देखते हैं डेटा किस तरीके से निकल के आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेबल व्यू है वो तो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, मगर कोई भी इमेज अभी तक जो है वो निकल के नहीं आई। तो ये देख लेते हैं क्या दिक्कत यहाँ जो है वो आई है मेरे पास यहाँ पे। तो एक और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमने एक यहाँ पे कोड है वो मिस कर दिया है। वो कोड मैं बताता हूँ आपको कि जब आपके जो डेटा है वो डाउनलोड हो जाए यहाँ तक इस फंक्शन के अंदर, फैच डेटा के अंदर, तो आपको जो अपना टेबल व्यू है उसको रीलोड करना पड़ेगा। तो मैं डिस्पैच क्यू के थ्रू मेन डॉट असिंक के थ्रू अपना जो माई टेबल व्यू है इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। चलिए इसको मैं सेव करता हूँ और अब फिर से इसे ऐप को बिल्ड एंड रन करते हैं और अब इसकी आउटपुट जो है वो देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड अब होके टेबल व्यू के अंदर अच्छे से जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। मगर आप देख सकते हैं इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी सी एक के ऊपर एक रिप्लेस हो रही हैं। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने एक मेथड यूज़ किया है प्रिपेयर फॉर यूज़। तो इसे यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो ये मेथड कहाँ पे यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओवरराइड फंक्शन प्रिपेयर फॉर यूज़, और इसके अंदर पहले सुपर वाले जो प्रिपेयर फॉर यूज़ को कॉल करना पड़ेगा मेन क्लास के अंदर। और अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई इमेज व्यू डॉट इमेज, इसको करेंगे नील। अब रिपीटेड इमेजेस जो है इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले नहीं होंगी, जैसे यहाँ पे रिप्लेस हो रही हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी रिफ्लेक्शन यहाँ पे। और अब मैं इसको फिर से बिल्ड एंड रन करता हूँ और अब बिल्कुल स्मूथ वे के साथ जो है टेबल व्यू हमारा चलेगा इमेजेस डाउनलोड होने के बाद। आप देख सकते हैं जितना मर्जी अब चाहे आप स्क्रॉल कीजिए, कोई भी रिप्लेसमेंट जो इमेजेस की है वो नहीं हो रही। इस तरीके से हमारा जो टेबल व्यू है वो परफेक्टली निकल के आया है इस प्रिपेयर फॉर रीयूज़ मेथड को यूज़ करने के कारण। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे हमने वेब एपीआई से मल्टीपल इमेजेस का जो डेटा है वो फैच करना है और उस डेटा को हमने डिकोड करके इमेजेस को डाउनलोड करके टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।